Assalamu alaikum ji. This is Dr. Haroon Habib from the Chemistry Department of Avicenna Medical College. हमारा मेन टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स, जिसको हमने डिवाइड किया था मजीद टॉपिक्स में such as 1 genetics, 2 और oncogenesis. ये जो oncogenesis है ये हमारा हो चुका हुआ है, पीछे बच के जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2. ये कोर्स आपके टेस्टों के लिहाज से डिवाइड किया गया हुआ है. इस तरह के हमने ग्रैंड टेस्ट लेने होते हैं. ठीक है. जेनेटिक्स 1 के कोर्स में हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेलुलर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए. उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ये हमारा जेनेटिक्स 1 का कोर्स चल रहा है. ठीक है. जो चीजें हमने की थी लास्ट लेक्चर में, दोज वर द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेलुलर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स और कैरियोटाइपिंग. ये हो गया. आज हमने शुरू करना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. देखते हैं आज कितना कवर होता है हमसे. बट बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त? We have 82 participants. आज हाजिर है. All right. Ajit, do you have any questions? Please go ahead, ask them away. What is the importance of major and minor grooves in DNA helix? सबसे पहले तो ये देखें ये हेलिक्स के अंदर मेजर और माइनर ग्रूव्स बनते क्यों? ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि हेलिक्स है, ठीक है. तो जब आपको ऑब्जर्व करते हैं तो दिस हियर इज द माइनर ग्रूव, ठीक है ना, एंड दिस हियर इज द मेजर. अच्छा, अब इस माइनर ग्रूव को और मेजर ग्रूव को स्टेबलाइज करने के लिए कि ये इसी तरह रहें और ये अपनी जगह ना चेंज करें और इनका ये साइज चेंज ना, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं, ठीक है. वो स्पेसिफिक हैं फॉर दीज ग्रुप्स, ठीक है, और वो इनको रोकती हैं ज्यादा कंडेंस होने से, ठीक है, या ज्यादा रिलैक्स हो जाने से, ठीक है. मगर फिर भी अगर ये कंडेंसेशन हो जाए, ठीक है ना, ये इसकी टाइटनिंग हो जाए, कंडेंसेशन ज्यादा बेटर वर्ड है टाइटनिंग. अगर ये टाइटनिंग हो जाए तो इस टाइटनिंग को फिर करेक्ट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिनको कहते हैं टोपोआइसोमेरेजेस. ठीक हो गया. सो दैट्स ऑल अबाउट इट, जो जरूरत है हमें. एनी अदर क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक. लेकिन मजे इतनी देर में क्वेश्चन भी किसी ने नहीं पूछा. क्वेश्चन ही पूछ ले, मेरे पास चैट हेड खुला होता है दूसरी जगह.
Anyways जी, let's start the replication of DNA. Alright, before the cells divide, they must synthesize a new copy of DNA. This process is called replication. A new copy of DNA. ठीक है? सेल्स में या तो डिवाइड होना है या उन्होंने ग्रोन है, ठीक है? जो सेल्स न डिवाइड हो दैट सेल डाइज, ठीक है? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेल्स यूजुअली डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही सेल ने डिवाइड होना है तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सारे अपने सेल्स को रिप्लेनिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना? जिनमें से काफी फास्ट होते हैं लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, ठीक है? काफी फास्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है? न्यूरॉन्स हैं वो काफी स्लो होते हैं डिवाइड। सो डिवाइड होने के लिए एक न्यू कॉपी ऑफ डीएनए चाहिए, ठीक है? So it is a fundamental process occurring in all cells for copying of DNA to transfer the genetic information to the daughter cells. जो अगले सेल्स बन रहे हैं उन्हें डॉटर सेल्स कह रहे हैं आप, ठीक है? तो डीएनए एक सेल से दूसरे सेल कैसे जाएगा, ठीक है? वो जाएगा वाया कॉपीइंग, ठीक है? जिसमें जेरॉक्स कॉपी होती है ना, फोटो कॉपी, उसी तरह बिल्कुल ये हमारे पास कॉपीज होती हैं इसकी डीएनए, ठीक है? एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। It is the basis of inheritance. यही वो रेप्लिकेशन है जिसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल, एक इंसान के जिस्म में, ठीक है, in a human body from one cell to another cell the nuclear material information passes on, ठीक है, and from one generation to another generation via sperm cells and the ova of the female, sperm cells of the male and ova of the female, उसके अंदर भी यही डीएनए इंफॉर्मेशन जा रही होती है, ठीक है? So there are three possible patterns of replication: conservative, semi-conservative and dispersive. जैसे कि नाम से जाहिर है ये कंजर्वेटिव है, जिस तरह कंजर्वेटिव माहौल होता है अंदर बंद होकर अपनी चीज किसी को नहीं देनी। ये डिस्पर्सिव है, इसका मतलब ये होता है सबके साथ सब कुछ शेयर कर लो, कोई रोक टोक नहीं किसी भी किस्म की। और ये सेमी कंजर्वेटिव है, कुछ कर लो कुछ रोक लो, ठीक है? ये हैं पाकिस्तानी सेमी कंजर्वेटिव, ना इस्लामिक है ना मॉडर्न है। सो द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डीएनए ये दिखी हुई है, हमने सामने नजर आ रही हैं, हर एक कंजर्वेटिव के सामने एक नजर आ रही है, एक सेमी कंजर्वेटिव के सामने नजर आ रही है, डिस्पर्स के सामने नजर आ रही है। अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को देखें तो उसका एंड रिजल्ट आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कुछ इस तरह होता है। ये ना एक्चुअल जेरॉक्स कॉपी की तरह, फोटोकॉपी की तरह, ठीक है? एक्चुअल जेरॉक्स कॉपी की तरह एक ओरिजिनल आ जाता है और एक उसकी कॉपी आ जाती है, ठीक है? दिस वन इज ओरिजिनल एंड दिस वन हियर इज द न्यू कॉपी। दूसरा ये सेमी कंजर्वेटिव, इसमें आप देख रहे हैं कि हर जो डॉटेड डीएनए बना है, यूनिट्स जो डीएनए बना है, उसमें एक स्ट्रैंड जो है ब्लू वाला वो है ओरिजिनल और जो एक स्ट्रैंड ऑफ रेड वाला वो है कॉपी, ठीक है? तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद आ जाती है ये डिस्पर्सिव, इसमें देखें रली मिली सरकार है, सब कुछ ही है, एक पोर्शन उसका एक पोर्शन उसका एक पोर्शन उसका, ठीक है? जो हमारे पास कॉमनली नेचर में होता है वो है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है? जो हमारे पैथोजेंस हैं उनमें भी यही होता है मोस्टली,
जो हम ह्यूमंस हैं उनमें भी यही होता है, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी, और जो हम यूकैरियोट्स हैं उनमें भी ये सेमी कंजर्वेटिव चल रही है। तो हम जो रेप्लिकेशन देखेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव ही होगी। We're not going to study the conservative and the dispersive pattern of the replication. We're going to study the semi-conservative pattern of the replication. सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न आप लोगों ने देख लिया। ये एक और उसकी डिपिक्शन है, ये देखें आपके पास यहाँ पे ये डीएनए आ रहा है, जो पेरेंट डीएनए, ठीक है, यहाँ टेम्पलेट डीएनए भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं क्योंकि ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट डीएनए भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और इनको हम नैंसेंट यानी कि न्यू और डॉटर डीएनए भी कहते हैं, ठीक हो गया। पेरेंट्स, ये इसकी बड़ी चीज है कि पेरेंट्स स्ट्रैंड्स जो है वो डिग्रेड नहीं होते हैं, जो अदर देन वो यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंश्योर करते हैं इंटेग्रिटी को, क्योंकि ये देखें इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे, तो जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसके पास, जो दूसरे स्ट्रैंड बने हैं, ये जो नैंसेंट या डॉटर स्ट्रैंड्स बने हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल स्ट्रैंड बने हैं, तो इसमें गलती का चांस बिल्कुल ही नहीं रह जाता। Each parent serves as a template for a new strand. The new DNA strands each have one old and one new strand. ठीक हो गया जी। So the semi-conservative replication. ठीक है, रेप्लिकेशन को वैसे देख लें तो हम, अच्छा मैंने इस तरह ना, क्योंकि आपके टॉपिक्स के अंदर है कि रेप्लिकेशन, स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोट्स एंड स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। मैं आपको ना पहले एक जनरल रेप्लिकेशन बता रहा हूँ सारी, और ना आखिर में जब हम इसको वाइंड अप करेंगे ना रेप्लिकेशन को, तो I'll tell you the differences between the रेप्लिकेशन। बहुत माइनर से डिफरेंस है, एक दो डिफरेंस है सिर्फ, ज्यादा नहीं है, सो हमें इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और जी, तो रेप्लिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सबस्ट्रेट्स चाहिए। सबस्ट्रेट्स आप लोग समझते हैं, ऑफ कोर्स एंजाइम्स में आपने पढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए। तो हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं, ये 4 सबस्ट्रेट्स हैं हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में TNTPs भी कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक हो गया जी। ये है हमारे पास इसके सबस्ट्रेट्स। चलो सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है, अच्छा सबस्ट्रेट अभी है, देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है डीटीटीपी की, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज होता है, ये हमारे पास बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये देखें ये नाइट्रोजनस बेस, उसकी शुगर और ये फॉस्फेट, तो ये हमारे पास एक बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये हमारे पास रह जाते हैं पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और जी, मैंने आप लोगों को कल भी एक छोटी सी बात बताई थी कि ये जो हमारे पास रेप्लिकेशन है ना, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है,
इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, क्योंकि जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को हमने तोड़ना होता है, अलग अलग करना होता है, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, तोड़ते हैं, ठीक है ना, सही। जस्ट अ मिनट प्लीज। Alright, sorry, let me restart। ये हमारे पास एक डीएनटीपी है, टीटीपी, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है और ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है, और ये पायरोफॉस्फेट एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है, रिलीज इनटू दी सेल। जो अब ये रिलीज हो रही है मींस के इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक हो गया जी। और जब हमने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मेल्ट करना होता है या तोड़ना होता है, उसके स्ट्रैंड्स को खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, हम उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रैंड्स जो आपस में जुड़े होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो to summarize, the formation of replication is somewhat exothermic, ठीक है। Alright, so that was about substrates. The second requirement is the template. Template हमारे पास सीधा सीधा डीएनए, ठीक है, ये हमारे डीएनटीपी जिनको कहते हैं, ठीक हो गया। डीएनए होगा होगा तो उसकी से कॉपीज बनेंगी, ठीक है, तो अगर होगा ही नहीं तो कॉपीज कैसे बनेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लीज, ये थोड़ा सा जरा समझने वाला काम, न्यू चीजें हैं। ये देखिए, ये टेबल आ रहा है आपके सामने, कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स जरूरी हैं, रिक्वायर्ड है फॉर द रेप्लिकेशन, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में जा रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन होती है, इसने क्या करना है, इट इज replication initiation factor which promotes the unwinding of DNA। ये देखें ना, ये जो है ये वाउंड अप है, ठीक है, और ये अनवाउंड है, ठीक है, इट प्रमोट्स दी अनवाइंडिंग, ठीक है ना, तो इट्स अ रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर को इस तरह भी लिखते हैं, IF, ठीक है। देन कम हेलिकेज, इट्स एन एंजाइम, ठीक है, इसका क्या काम है, प्रोसेसिव अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ये इस तरह यहाँ पे ये लगा होता है एंजाइम, ये ना एक जिपर की तरह इसको कंटिन्यूअसली खोल रहा होता है, तो प्रोसेसिव अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल स्टार्ट में चाहिए ना, ये एक इनिशिएशन फैक्टर और ये एक एंजाइम, ठीक है, ये दो चीजें ला दीजिए। जैसे ही ये खुल जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आके लगती हैं ये SSBPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। They prevent premature re-annealing of the double-stranded DNA। ये री-एनीलिंग देखी थी ना, डीनेचुरेशन होती है ये डीएनए के स्ट्रैंड्स का अलग अलग होना, और एनीलिंग होती है स्ट्रैंड्स का वापस आना, तो री-एनीलिंग भी वही है। तो इसकी प्री मेच्योर री-एनीलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रोकने का मकसद क्या है कि ये देखें, ये जो डीएनए हेलिकेज था, ये जो खोल रहा है इन स्ट्रैंड्स को, ठीक है, अब ये देखो ये बेस पड़ी हुई, ये बेस दोबारा उसके साथ ना लग जाए, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आके लग जाती हैं SSBPs, इनको रोक देती हैं, ठीक है, ताकि आपस में जोड़ ना सके। खुले रहेंगे तो रेप्लिकेट होंगे, बंद हो जाएंगे तो रेप्लिकेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है RNA प्राइमेज, ये भी एक एंजाइम है,
ठीक है, इट इनिशिएट्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स। ये आरएनए प्राइमर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इंशाल्लाह ये देखते हैं आगे। Then there is another enzyme, DNA polymerase, responsible for deoxynucleotide polymerization। Polymerization का मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा करना, इंक्रीज करना। तो ये डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन को ज्यादा करता है, ये स्ट्रैंड को बढ़ाता है, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ना, इसको बढ़ाता रहता है। Then there is another enzyme, topoisomerase, डीएनए टोपोआइसोमरेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। आरएनए बेस एंजाइम सिर्फ ये एक है, आरएनए प्राइमेज। बेस एंजाइम का मतलब है कि उसमें आरएनए का नाम आता है, वो सिर्फ ये एक है आरएनए, बाकी सारे रेप्लिकेशन में डीएनए के नाम से ही आएंगे। ऑलराइट जी, टोपोआइसोमरेज का क्या काम है? To release torsional strain that results from helicase induced unwinding। अच्छा, कभी रस्सी देखिए, वो 2 या 3 उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपस में बाउंड होते हैं बिल्कुल इसी तरह डीएनए की तरह, ठीक है। तो जब उन्हें हम एक सिरे से पकड़ के खोलने की कोशिश करें, अलग अलग करने की कोशिश करें उन स्ट्रैंड्स को, तो वो क्या होता है, उसके अंदर ना वो पीछे गांठलियां सी, गठलियां सी बन जाती हैं, वो रुक जाता है, वो खुलता नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह डीएनए का भी वही सेम फिनोमेना है, फिजिक्स रिमेन्स द सेम, फिजिक्स चेंज नहीं होती। उसमें भी ये फिनोमेना, जब इसको खोलने की कोशिश करते हैं ना, ज्यादा ये डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए स्ट्रैंड को, तो ये जो पिछला वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें सुपर कॉइलिंग आनी शुरू हो जाती है। कॉइल तो पहले बने हुए, सुपर कॉइलिंग आनी शुरू हो जाती है। इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने की, इस टेंशन को रिलीज करने के लिए हमारे पास ये एंजाइम है, टोपोइसोमरेज, relieves torsional strain that results from the helicase induced unwinding। Then comes DNA ligase, जिसमें वर्ड ligature होता है, ठीक है, जोड़ना, आपस में किसी 2 चीजों को जोड़ना। तो the DNA ligase seals the single stranded nick, ठीक है, एक स्ट्रैंड के ऊपर। ये देखें ना, ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये हमारे पास डीएनए था पूरा, ठीक है, वो खुला, ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रैंड ये चला गया, एक स्ट्रैंड ये आ गया, इसके ऊपर ये दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, इसके ऊपर ये एक और स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये जो निक आ गया ना, ये देखें, ये जो यहाँ पे ये निक आ गया, ठीक है, इस निक को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये न्यू स्ट्रैंड का जो निक, इस निक को जोड़ने के लिए हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंडेड निक, ये डबल स्ट्रैंड के निक को नहीं जोड़ता, इस सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर जो निक होगा उसे जोड़ेगा। एंड लास्टली देयर इज टीईआर बाइंडिंग प्रोटीन। टीईआर नेशन से या टर्मिनेट से, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन फैक्टर हमारे पास ये था, टर्मिनेशन फैक्टर हमारे पास ये है, प्रोटीन के टर्मिनेशन फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक हो गया जी। So these are the basic enzymes and proteins being utilized in the replication phenomena। डीएनए ए प्रोटीन, इनिशिएशन फैक्टर, डीएनए हेलिकेज, इसको अनवाइंड करने के लिए डीएनए डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स है हमारे पास, जो अनवाइंड हुआ हुआ डीएनए उसको उसी शेप में रखने के लिए ताकि वो वापस ना जुड़ जाए। आरएनए प्राइमेज हमारे पास आरएनए प्राइमेज हमारे पास प्राइमर बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास चेन को इंक्रीज करते हैं। टोपोआइसोमरेज हमारे पास चेन में वो जो गठलियां सी बन जाती हैं, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, उस टेंशन को रिलीज कर। डीएनए लाइगेज हमारे पास फाइनली जो निक्स होते हैं उनको जोड़ता है। और टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जिस जो एंड प्रोटीन है, इसके बाद रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है, हमारे पास 2 नए निकल आते हैं डॉटर डीएनएस, यानी इंसेंट डीएनएस या न्यू डीएनएस, ठीक है। तो एक हमारे पास रिक्वायरमेंट थी सबस्ट्रेट्स, आप लोगों ने देख लिया। दूसरी टेम्पलेट आप लोगों ने देखी थी, एंजाइम्स आप लोग, एंजाइम्स और प्रोटीन्स आपने देख लिया। चौथी हमारे पास रिक्वायरमेंट है प्राइमर, ये जो आरएनए प्राइमेज बनाता है। दिस इज आवर फोर्थ रिक्वायरमेंट, 1 2 3 4। ये जो आरएनए प्राइमर होता है ना, इस
इसको आरएनए प्राइमेज बनाता है इससे, ठीक है। बेसिकली द एंजाइम्स नेम इज प्राइमेज। आरएनए इस वजह से लगा होता है क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है इस एंजाइम का वो है आरएनए प्राइमर। घर में कभी पेंट करवाया है या गाड़ियों को कभी देखा है किसी भी जगह पे, वो ना पेंट करने से पहले, किसी भी चीज को पेंट करने से पहले ना एक पहला कोट लगाते हैं, प्राइमर कहते हैं, ठीक है। इट गिव्स स्टेबिलिटी, इट गिव्स लॉन्गर लाइफ टू द पेंट, ठीक है ना। तो उसको अगर दिमाग में रखें तो इसका भी वही काम है, प्राइमर। एक्चुअल रेप्लिकेशन फिनोमेना शुरू होने से पहले ये एक आरएनए बेस्ड प्राइमर बनता है, ठीक है। इसको एंजाइम ये प्राइमेज बना रहा होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये एक चेन चली गई, ये दूसरी चेन चली गई, ठीक है। तो रेप्लिकेशन शुरू होने के लिए आरएनए प्राइमेज आएगा और यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाएगा। उसके ऊपर ये डीएनए पॉलीमरेज आके एक्ट करेगा यहाँ पे और इसको बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। So that's what primer is। आगे भी देख लेते हैं डिटेल में। ये थोड़ी सी एक समरी देखें आप रेप्लिकेशन की। ये देखिए आपके पास पेरेंटल डीएनए, ठीक है। ये एक चीज कंफर्म कर लें, ये आप देखते होंगे कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पर इस वाले को तो पढ़ना भी नहीं था, गलती हो गई। ये देखें, ये जो हमारा पेरेंट डीएनए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और ये दूसरी तरफ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कल भी बताया था कि ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है ना जी। So first of all, helicase unwinds the parental double helix। देखते हैं जिपर की तरह ही इसको हेलिकेज खोल रहा होता है, डीएनए हेलिकेज नाम है इसका, हेलिकेज भी कह देंगे तो मसलन इसको एक जिपर की तरह खोल रहा होता है, अलग अलग कर देता है स्ट्रैंड्स को। उसके ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट स्टेबलाइज द अनवाउंड पेरेंटल डीएनए, ये लगती है यहाँ पे, ये देखें ये लगी हुई सर, इसको वापस जुड़ने से रोकती है। देन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, कैसे, ये देखें, ये रेड वाला ये आरएनए प्राइमर है, ये देखें एंजाइम प्राइमेज, ठीक है। ये प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है और उसके बाद आके लगता है, जब प्राइमर बन जाता है तो उसके बाद आके लगता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और वो क्या करता है, इस चेन को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, लंबा करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये वर्ड यूज हुए हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये मैं भी छोड़ रहा हूँ, ये हम आगे देखेंगे। लीडिंग का वैसे मतलब होता है जो लीड कर रहा हो, लैगिंग का मतलब जो होता है जो पीछे पीछे रह जाए। और लास्टली जब after the RNA primer is replaced by the DNA ligase joins the Okazaki fragment to the growing strand। ये देखें डीएनए लाइगेज, जो लाइगेट कर रहे थे सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स को इसने बंद करना होता है डीएनए लाइगेज में, ठीक है ना। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, ये भी आगे देखते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। समरी देख ली आप लोगों ने, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन containing 2 न्यूक्लियोटाइड्स,
base 1, base 2. ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, या हम जिसको न्यूक्लियोटाइड भी कह लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। हाउ? न्यूक्लियोटाइड है ना, इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखें न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, तो इसके साथ एक एटीपी एक्ट करेगा और हमें देगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट प्लस एक एडीपी। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है, इसके ऊपर एक और एटीपी एक्ट करेगा, वो हमें देगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और एक एडीपी। अगर इस पूरे रिएक्शन को समराइज कर लिखें तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट प्लस 2 ATPs gives you nucleoside triphosphate plus 2 ADPs. So this is nucleoside monophosphate. These are the 2 ATPs utilized. These are the 2 ATPs released. And this is your nucleoside triphosphate. चलिए इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये आपस में जुड़ते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये देखें, ये आपस में जुड़ रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या हैं? पायरोफॉस्फेट निकल जाता है। ऑफ कोर्स ये जो पायरोफॉस्फेट निकला है तो ये वापस जाएगा एडीपी के एडीपी बनाएगा। तो मैंने जो स्टार्ट में कहा था ना कि इट इज समवट एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी फॉर्मेशन से पहले की सबस्ट्रेट है ना, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन से पहले पहले ये वाला फिनोमेना हो जाता है। ठीक है, मगर उस एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो बॉडी का लगता कुछ नहीं है एक्चुअली, मगर ये जो रिएक्शन है, दिस वेरी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो प्रोडक्ट आता है इसका हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास बेस 1 थी, ये बेस 2 थी, ये जो हमारे पास हाई एनर्जी आई हुई थी ये बेस 3 थी। इसने ट्राइफॉस्फेट में रिएक्ट किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ, पायरोफॉस्फेट निकल गया, ये निकल गया, तो पीछे एक फॉस्फेट रह गया, तो ये आके जुड़ गया यहाँ पे, ये देखें 1 2 and 3। ठीक है, इसके कहाँ पे आके जुड़ा ये देखें, ये दिस हेयर इज द थर्ड कार्बन। ठीक है, तो इस थर्ड कार्बन के साथ इसने यहाँ पे रिएक्ट किया, इसके फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, और इसका फिर अब थर्ड कार्बन फ्री हो गया टू रिसीव अनदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। This is how the chain will keep on growing. The new chain which is being formed, this is how it will grow. पहले भी बताया, the strands of DNA run in opposite direction. अच्छा जी, अब इसको भी देखें, यहाँ पे अब देखिए 5 प्राइम कौन सा है, 5 कौन सी साइड है, ये है हमारे पास शुगर। ठीक है, इसके ये फर्स्ट कार्बन, ये इसका सेकंड कार्बन, ये इसका थर्ड कार्बन, ये इसका फोर्थ कार्बन, ये जो ये इसका फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये सारे प्राइम्स हैं। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन पे इसका ये फॉस्फेट लगा हुआ है, तो दिस मस्ट बी 5 प्राइम। ठीक है, दिस मस्ट बी 5 प्राइम, दिस इज थर्ड प्राइम, दिस इज फिफ्थ प्राइम, थर्ड प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम,
प्राइम और ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड हो गया। ऑफ कोर्स अगर हम इसको देखते हैं कि ये ऐसे जा रहा है दिस वे, ठीक है, तो जो इसकी ऑपोजिट साइड है इट वुड बी एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वुड बी 5 प्राइम एंड दिस वुड बी 3 प्राइम। ठीक हो गया जी। सो हमारे पास ऐसा ही होना चाहिए, देख लेते हैं बिल्कुल 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम और सिर्फ एक को देखना है आपने जरा ध्यान से, तो आपको पूरे डीएनए का पता चल जाएगा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है। ये इसकी एक और डिपिक्शन आपके सामने, ये देखिए ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड ये उसके फिर एंटी पैरेलल, ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले पता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए के साथ टी बाइंड करेगा हमेशा और सी के साथ जी बाइंड करेगा। जब ए के साथ टी बाइंड करेगा तो बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जब सी के साथ जी बाइंड करेगा तो बी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज comparatively easier to break this bond than this bond. Simple physics. This here shows this one, a template strand. Template strand of the mother DNA, father DNA, parent DNA. इसके ऊपर ये जो बन रहा है ये डॉटर डीएनए न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये 3 एंड ये 5 एंड, और जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, उसकी ये डायरेक्शन, यानी कि पहला आके ये लगा, दूसरा आके ये लगा, तीसरा आके ये लगा, अगर आगे भी को आना है तो चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। ठीक है, सो इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की होती है। सो लेट्स सी एक और डीएनटीटी आया है, ये भी वो टीटीपी है। ठीक है, ये आएगा, ये रिएक्शन आपने देखा है जो 3 के साथ होता है, क्या होता है 3 के ये दो टूट जाएंगे, ठीक है, और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए सेम वही, ये पायरोफॉस्फेट निकल रहा है इसका। ठीक है ना, राइट है, ये देखिए ये पायरोफॉस्फेट इसका निकल रहा है। ठीक है, और हमारे पास ये जो पोर्शन था ये थी वाला, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं जेनेटिक्स के, वो हमेशा कॉमन रहेंगे। वो रूल्स अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको जेनेटिक्स के अंदर इशू नहीं होगा कि मैंने कौन सी चीज कहाँ से शुरू करनी है, कौन सी चीज कहाँ लेके जानी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है इनकी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या सीन है इसके सब। तो रूल्स कुछ इस ऐसे हैं। The rule number 1 is the template strand is read from the 3 prime to 5 prime. यानी कि जब जिसको एंजाइम पढ़ रहा होगा इस डीएनए को, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को, तो वो 3 प्राइम से शुरू होगा और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा 5 प्राइम की तरफ। बट द न्यू स्ट्रैंड, that is the rule number 2, the new strand is synthesized from the 5 prime end to the 3 prime end. ठीक है, इसको मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। द फिनोमेना इज सिंपल कि हमारे पास ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये हमारे पास आएगा फ्रॉम, जो हम इसकी रीडिंग करें
वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग होगी, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अब इसका जो स्ट्रैंड बनना है, रेसिप्रोकल स्ट्रैंड, ये जो दूसरा स्ट्रैंड बनना है, अब ये हमें पता है कि ये एंटी पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रैंड का 3 एंड इस तरफ और 5 एंड इस तरफ होगा, क्योंकि इसका 3 एंड इधर है और इसका 5 एंड इधर है, ठीक है ना। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो नया आपके पास, अब यहाँ पे ये ए लगा हुआ है तो आपके पास आना था DATP, ठीक है। तो ये आकर लगेगा यहाँ पे, अगला सी है तो DCTP, इस तरह आकर लगना है यहाँ पे। ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि द न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड रिटन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखें जिस तरह ये बना हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगला भी लगना है वो यहाँ पे लगना, उससे अगला लगना है वो यहाँ पे लगना, उससे अगला यहाँ पे है। This is how it works. Rule number one is the template strand is read from 3 prime to 5 prime, and it is written from 5 prime to 3 prime. गोल्डन रूल्स हैं, ये याद रखेंगे सुकून रहेगा, ये याद नहीं रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा और तंगी होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स। जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई थी वो कौन कौन सी थी? सबस्ट्रेट्स, टेम्पलेट, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, और आखिर में प्राइमर। सबस्ट्रेट में आपने देखा था DATP, इसमें देखे थे CTP, GTP, DTTP। टेम्पलेट पे आपने देखा था DNA, ओरिजिनल पेरेंट DNA। एंजाइम्स में आप लोगों ने देख लिया था DNA प्रोटीन, ये क्या करती है, ये इनिशिएशन फैक्टर है। उसके बाद हमने देखा केज, ये जिपर की तरह खोलती है डबल स्ट्रैंडेड को। उसके बाद हमने देखा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये इसको वापस जुड़ने नहीं देती। उसके बाद हमने देखा था RNA प्राइमेज, ये प्राइमर बनाता है, ठीक है, ये प्राइमर बनाता है। उसके बाद हमने देखा था DNA पॉलीमरेज, ये चेन को इंक्रीज करता है। ये जो हमें पीछे चेन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और ये उसके लिए DNA पॉलीमरेज चाहिए। उसके बाद हमने देखा था DNA लाइगेज, ये उन चेन को बंद करता है जो एक आधा निक रह जाता है। और आखिर में हमारे पास टर बाइंडिंग प्रोटीन जो टर्मिनेशन फैक्टर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेप्लिकेशन के स्टेप्स। There are 3 steps to the replication. The first step is initiation. The second step is elongation. The third step is termination. ये जो आपको एंजाइम्स होते हैं सारे उसके अंदर भी देखिए, इनिशिएशन के लिए आपको चाहिए इनिशिएशन फैक्टर, आपको चाहिए हेलिकेज, और उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। एलोंगेशन के लिए आपको चाहिए RNA प्राइमेज, DNA पॉलीमरेज, ठीक है। और टर्मिनेशन के लिए आपको चाहिए DNA लाइगेज और टर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। ये जो इनिशिएशन है इसके अंदर क्या होता है, DNA इज लोकली डीनेचर्ड और अनवाउंड। ये जो वाउंड DNA होता है ना ये हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये अनवाउंड होना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है जिपर से, ये हेलिकेज एंजाइम से। एलोंगेशन में क्या है, the new nucleotides are linked by covalent bonding to each growing strand in a sequence determined by the complement based joining। जो पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पे अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड है ACGT लगा हुआ है, तो जो नए बनने हैं वो कैसे बनेंगे, TGCA, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे सर, ठीक है। ये देखो ये न्यू जो चेन है वो ऐड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं टू द पेरेंट स्ट्रैंड। Then comes termination. Two new strands are formed. जो एक स्ट्रैंड था उससे 2 स्ट्रैंड हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 1 था, ये 1 और 2 स्ट्रैंड। दोनों के पास क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, तो दोनों के पास एक ओल्ड चेन है और एक न्यू चेन है,
जो इनिशिएशन है इट ऑकर्स एट द ओरिजिन साइट और ओआरआई ओरी ओरी साइट भी कहते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेशन हमारे पास इट ऑकर्स एट द टर्मिनेशन साइट ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन साइट और टर्मिनेशन साइट नामों से इजाफा। जस्ट टू रिकॉल, ये देखें, ये है डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए हेलिकेज प्रोटीन। ये आपको चाहिए इनिशिएशन के लिए। ये आरएनए प्राइमेज और डीएनए प्राइमेज और टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज रह गया था। ठीक है, ठीक है, ये आपको चाहिए एलोंगेशन के लिए, और ये डीएनए लाइगेज और स्टर बाइंडिंग प्रोटीन आपको चाहिए टर्मिनेशन के लिए। ठीक, ये देखिए हमारे पास ना एक एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक डीएनए की, है डबल स्ट्रैंडेड ही लेकिन है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और ये जो इसका ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, ये ब्लैक पॉइंट, दिस इज दी ओरी। ठीक है, ओरिजिन साइट। यहाँ पे डीएनए हेलिकेज काम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये देखें, ये इस तरह जो इसकी बेस पेयर्स हैं उनके बॉन्ड्स आपस में टूट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे क्या एलोंगेशन में, एलोंगेशन में क्या होता है कि न्यू चेन्स बनना शुरू हो जाती है। देखें अभी दोनों साइड पे न्यू चेन्स शुरू हो जाती है, ये होती हैं, ये इधर बनती रहेंगी। ठीक है, अ टाइम कम्स जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास दो अलग अलग चीज। ठीक है, ये जो सर्कुलर डीएनए होता है ना इसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स तो यूकैरियोटिक तो देखें तो यूकैरियोटिक है लीनियर सर्कुलर, यूकैरियोटिक्स तो मल्टीपल होते हैं।
जी आवाज आ रही है जी। आई हैड टू स्विच माय फोन, पता नहीं उसको आज क्या हो रहा था, तंगी काफी तंग कर रहा है। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ये आप लोगों को मैं बता रहा था सारा इनके बारे में, ये हो गया था। देन वी वर अप टिल हियर, प्रोकैरियोटिक हो गए थे, हम आ गए थे इनके ऊपर, यूकैरियोटिक के ऊपर। ठीक है, इनमें मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होती हैं, मल्टीपल ओरीज। जी। मल्टीपल ओरीज के बाद हमने देखा था क्या था, ये ओरिजिन साइट्स के ऊपर क्या होना शुरू होता है, ये देखें, ये डीएनए हेलिकेज इनको अनवाइंड करना शुरू कर, खोलना शुरू कर देता है। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास एंड रिजल्ट आता है कि दो हमारे पास डीएनए चेंज बन जाती हैं, जिसमें जो एक है वो ये ऊपर वाली जो है ये टेम्पलेट थी। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है ये टेम्पलेट थी। ये भी न्यू है और ये भी न्यू है, ये वाली चेन भी न्यू है, ये वाली चेन भी न्यू है। ठीक है, मगर बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल टू द वन दैट स्टार्टेड दिस होल फिनोमेना। ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखने वाली, ये देखें इस फिनोमेना के अंदर यहाँ पे ना आपके पास सिर्फ एक ओरी है, तो इट इज समवट स्लोअर। बट मस्त होता क्या है कि ये होता ही छोटा सा है। ठीक है, एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया या एक वायरस का डीएनए बहुत भी होगा, बहुत भी होगा तो अबाउट 5000 बेस पेयर्स का होगा। ठीक है, लेकिन जो हम यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी तो खैर हदें ही नहीं होती ना। मीन्स कि अगर हम हिसाब किताब लगाना शुरू करें तो वो आपको लास्ट स्लाइड अगर याद हो तो, ठीक है, if you remember it somehow, this one here, ये देखें आप, आपके पास ये शुरू कर दें तो ये वन लूप जो है दैट इज 75,000 बेस पेयर, सिर्फ एक लूप। इस तरह के 6 लूप मिलके, ठीक है, यानी कि 2 में हो गए 1.5 लाख, 3 में हो गए 5 लाख, 4.5 लाख बेस पेयर, 450,000 बेस पेयर make one rosette, then multiply it by 30, then make one coil, then multiply it by 10, it goes up to millions बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, ये मैंने आगे अब शुरू करना था आपका जो एक्चुअल है फिनोमेना, लेकिन ये अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज ये ज़रूरी था जो आप लोगों को दी आज आना, जो आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने। ठीक है, ये हो गया है काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स हैव अ सिंपल रिव्यू। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके अंदर हमने सेमी कंजर्वेटिव देखा, उसके अंदर हमने ये समरी देखी, सारे इसके एंजाइम्स वगैरह देखे थे। उसके बाद ये हमने देखा था इसका फॉर्मेशन ऑफ द चेन। उसके बाद हमने इसकी ओरिएंटेशन को देखा था, स्ट्रैंड के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन एलॉन्गेशन टर्मिनेशन को देखा, उसका थोड़ा सा देखा। उसके बाद फिर ये एक ओवरव्यू सा आपके पास एक आ गया। ठीक है, आई एम गोना स्टॉप द लेक्चर एट द मोमेंट। इसको मैं ये रोक रहा हूँ क्योंकि मैं अगला ना अभी शुरू नहीं कर सकता हूँ इसका। मगर तो थोड़ा सा व्यू देख लें आप तो देखें, अनवाइंडिंग हो रही है, हेलिकेज करवा रहा है। ठीक है, ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये अनवाइंडिंग करवा रहा है हेलिकेज आके। ठीक है, ये जो बनता है इसको रेप्लिकेशन फोक कहते हैं, क्योंकि फोक सा होता है। फिर ये आरएनए प्राइमेज आता है, ये प्राइमर सा बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये प्राइमर बन गए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, न्यू बेसिस आके अटैच होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रैंड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसको एक लीडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया हुआ है, नीचे वाला लैगिंग स्ट्रैंड है। इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आखिर में, ये देखें
जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर ये डीएनए लाइगेज आता है, इस पूरी चेन को बंद करता है और ये आपके पास 2 चेन्स आ जाती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे पास तो शेड्यूल नहीं आया नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह जब आएगा तो आपके पास भी आ जाएगा और मेरे पास भी आ जाएगा। वी हैव 2 minutes, वी हैव 2 minutes, वी हैव बंद किया मैंने खुद। We have 2 minutes. If you have any questions, please go ahead. कुछ समझ भी आ रही है? कोई नहीं, यहाँ मैं दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ। बेटा काइंडली ना रिव्यू देते रहा, फीडबैक देते रहा करो मुझे। मेरा ना फीडबैक के बगैर गुजारा नहीं है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, कोई चीज़ चेंज करनी होती है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑफ कोर्स मैं स्क्रीन पे इतना गंद मारता हूँ, उसका कोई इशू है, एनी इशू यू हैव, मेरे साथ प्लीज शेयर किया करें ताकि उस इशू को सॉल्व किया जा सके। माय सोल एंड बेसिक एम इज टू टीच यू गाइस, टू मेक माय मैसेज क्लियर सो दैट यू मे रिसीव इट प्रॉपर्ली। ठीक है, प्लीज कोई फीडबैक है तो दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टाइम नहीं भी है तो इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट सिटिंग में आप लोगों के साथ आंसर कर दूंगा। प्लीज 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 1 मिनट है इससे पहले कि मैं हैंड ओवर करूं। गिव मी सम फीडबैक, गिव मी सम क्वेश्चन, नहीं तो मुझे वीकेंड पे नींद नहीं आनी है ऐसे। दे देंगे ये क्वेश्चन। चलो 11 बज गए, मुझे जाना पड़ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड वीकेंड। मौसम भी अच्छा हो गया, एंजॉय योरसेल्फ। आई एम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।